हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग अपने 2017 के पीवाईक्यूज को कवर कर रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। होपफुली इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, जहां पे क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है रिपोर्ट टू दी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है, जहां पे मैनेजर होते हैं। तो जहां पे परफॉर्मेंस के ऊपर क्या की जाती है, बात की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम जो जनरेट करता है रिपोर्ट, किसको, एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, जो रिपोर्ट होती है वो क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या किया जाता है, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है उनको क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहा, जिसमें क्या क्या आता है आप लोगों के पास में, कॉस्ट सेंटर आता है, फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर हम लोगों के पास में रहता है। तो अलग अलग टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, है ना। तो ये क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोगों के पास में सेंटर होते हैं, जिनके ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये आप लोगों के पास में रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, उनको फोकस किया जाता है कि वो क्या करेंगे, स्पेसिफिकली उनके ऊपर मतलब कि उनके ऊपर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो ये क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। इट फैसिलिटेट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। नहीं, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया जाता है। कॉस्ट को कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है, प्रॉफिट को प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है। तो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है रेदर देन सेंट्रलाइजेशन, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक सिस्टम प्रोवाइड करवाता है क्लोजर कंट्रोल का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हर एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव मैनर में, ऑब्जेक्टिव मैनर क्या होता है, जहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होती है। सो उसके अंदर ये प्रोवाइड करवाता है, ये डेवलप करता है एक सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम होता है, डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग यूनिट्स के अंदर। हर एक को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की जाती है, असाइन की जाती है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है। Move to the next question. Which one of the following is not correct with reference to the standard costing? तो standard costing क्या होता है, जहाँ पे सबसे पहले क्या किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद में क्या किया जाता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर किया जाता है। फिर उसको परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद में क्या किया जाता है, डेविएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक सिस्टम होता है जहां पे जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड पहले से ही सेट करके रखते हैं। और स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेस होने चाहिए क्वालिटेटिव और मॉनेटरी मेजर में, ये भी करेक्ट है। ओनली एडवर्स वेरिएंस, ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो आउटपुट हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों ने इतना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो उससे क्या है, ज्यादा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो उससे कम है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट सोचा था कि 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 18 यूनिट को प्रोड्यूस किया है, तो ये नेगेटिव वेरिएंस है। ठीक है, ऑन द अनदर हैंड अगर हम लोगों का स्टैंडर्ड आउटपुट 20 यूनिट बनानी थी, बट जो एक्चुअल आउटपुट निकल कर आया वो कितने का निकल कर, 25 यूनिट का, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वेरिएंस होता है। तो अलग अलग टाइप के वेरिएंस होते हैं, तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ओनली एडवर्स वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी। स्टैंडर्ड जो होता है वो हर एक कॉस्ट के एलिमेंट के लिए डिटरमाइन किया जाता है, ये करेक्ट है। तो कॉस्ट के आप लोगों के पास में क्या होते हैं, तो ये आप लोगों के पास में डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट आती है आप लोगों के पास में।
तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हम लोगों के पास में हो गया, और थर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया जाता है, वहाँ क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। तो जो वेरिएंस होता है वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो सुपीरियर है, परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, तो फेवरेबल वेरिएंस है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस लोअर है तो वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इनमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहता है, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका एक और फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, एक्चुअल सेल में से जब क्या किया जाता है, ब्रेक इवन की सेल को माइनस कर दिया जाता है, तो हम लोगों के पास में क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन की सेल। तो ये क्या निकलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। या फिर एक और भी फॉर्मूला बनता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल होता है। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय में सेल होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों के पास में है। ठीक है, पीवी रेशो का होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो ही फॉर्मूला रहते हैं, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशो या फिर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन की सेल। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल होता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसपे इस ऐसे यूनिट को बेचा जा रहा है, इतने यूनिट को बेचा जा रहा है कि हम लोगों को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट के अंदर कि कितने यूनिट को बेचा जाए, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। और रिक्वायर्ड सेल टू अर्न द डिजायर, अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो अमाउंट के अंदर तो क्या फॉर्मूला रहता है भाई, सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। अगर अमाउंट में निकालना हो, यूनिट्स में निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नीचे रख दिया जाएगा, अमाउंट में निकालना हो तो पीवी रेशियो को नीचे रख दिया जाएगा। अब रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना अर्न करना, तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी प्रॉफिट रिक्वायर्ड निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि प्रॉफिटेबल होता है, जहाँ पे बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से। तो एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो ब्रेक इवन कॉस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज यूज्ड टू कवर द ब्रेक इवन कॉस्ट व्हाइल रिमेनिंग दैट इज ए प्रॉफिट। तो कुछ पार्ट जो होता है रेवेन्यू का वो कॉस्ट को देखता है, बाकी जो बचता है वो क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सेल में से जब ब्रेक इवन की सेल को लेस कर दिया जाता है तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जिसके अंदर टोटल कितने सेक्शन होते हैं, 470 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर कितनी शेड्यूल्स होती हैं, 7 क्या होती हैं, शेड्यूल होती हैं। जिसके अंदर से हम लोगों के पास में जो शेड्यूल नंबर 3 है उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, बैलेंस शीट के ऊपर अप्लाई होता है। और जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या बताता है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। जो बैलेंस शीट होती है वो आप लोगों के पास में एज ऑन प्रिपेयर की जाती है। ये क्या शो करती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, शो करती है। और जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ये किसको शो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस प्रोवाइड करवाता है। वही जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ये क्या प्रोवाइड करवाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्रोवाइड करवाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या बताते हैं, कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताती है। इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, AS3 रिवाइज्ड अप्लाई होता है जो कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताता है, जिसके अंदर 3 एक्टिविटीज हम लोगों के पास में होते हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज वन लिक्विडेशन, जब एक लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, कंपनी जब बंद हो जाती है। तो जब एक लिक्विडेशन हो रहा है और एक फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये आप लोगों के पास में बिल्कुल ट्रू है।
दो तरीके का रिकंस्ट्रक्शन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब अंदर ही अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है कुछ शेयर्स को, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है शेयर्स का, तो आप लोगों के पास में होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। तो ये क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो न्यू कंपनी होती है वो नहीं बनती है, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है, सरेंडर होता है शेयर्स का, ओके, मर्ज कर दिया जाता है शेयर्स को। तो ये अलग अलग टाइप के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के तरीके होते हैं, वहां पे कोई न्यू कंपनी नहीं बनती। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी होती है पुरानी वाली, उसको तोड़कर एक नई कंपनी बना दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दो तरीके के मर्जर आप लोगों के पास में होते हैं, एक होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जिसको क्या कहा जाता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और एक आप लोगों के पास में क्या होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो जब क्या होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, तो मर्जर के केस में क्या होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और परचेज मेथड में क्या होता है। तो मर्जर में क्या होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ द अकाउंटिंग इज द वन इन विच एसेट, लायबिलिटी एंड द रिजर्व, जितने भी मर्जर में क्या होता है, सारी के सारी एसेट, सारी के सारी लायबिलिटी, सारी के सारे रिजर्व को कंबाइन कर दिया जाता है और किसके ऊपर शो करा जाता है, हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर क्या किया जाता है, शो किया जाता है, कंबाइन किया जाता है किसके ऊपर, हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर। लेकिन परचेज मेथड के अंदर क्या होता है, जहां पे जो एसेट और लायबिलिटीज होती हैं ट्रांसफर कंपनी की, जो कंपनी ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर कंपनी, जिसमें जाके हो रही है वो क्या होती है, ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफर कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसफर हो गई, किसमें हुई है, ट्रांसफरी कंपनी के अंदर हुई है। तो परचेज मेथड क्या होता है, एक अकाउंटिंग मेथड होता है जहां पे जो भी एसेट और लायबिलिटीज होती है ट्रांसफरर कंपनी की, उनको शो किया जाता है किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर। याद कीजिएगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आती है, यहाँ पे हिस्टोरिकल वैल्यू आती है, पास्ट प्राइस आता है। ये क्या होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। लेकिन जो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है उसमें क्या होता है, एक्विजिशन होता है। यहाँ पे पुलिंग में बुक वैल्यू के ऊपर होता है, परचेज में मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। रिकॉर्डिंग, पुलिंग में क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, सारी की सारी एसेट, सारी की सारी जो लायबिलिटीज होती है उनको एग्रीगेट किया जाता है। लेकिन परचेज में केवल उन्हीं एसेट और उन्हीं लायबिलिटीज को जो उन्होंने जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है वही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब क्या होता है कि जो परचेज कंसिडरेशन निकाला जाता है कि नेट अमाउंट कितनी पे की जा रही है, ठीक है। तो नेट अमाउंट, जब एक कंपनी दूसरी को खरीद रही है तो वो जो जिसको खरीद रही है उसको पे भी तो करेगी ना कुछ, है ना। तो ट्रांसफरी कंपनी पे करती है ट्रांसफर कंपनी को, तो परचेज कंसिडरेशन होता है। अब कितने की उसने एसेट, कितनी लायबिलिटी खरीदी, कितना वो परचेज कंसिडरेशन दे रही है। तो डिफरेंस जो आता है, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड द शेयर कैपिटल इज एडजस्टेड विद द रिजर्व। तो उसको रिजर्व से एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि परचेज कंसिडरेशन जो बन रहा था वो बन रहा था 10 लाख का, और एक्चुअल जो कैपिटल ली गई है वो 12 लाख की है, ठीक है, 12 लाख की कैपिटल आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो 12 लाख का है। तो जो डिफरेंस होगा वो उसको किससे एडजस्ट किया जाएगा, रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस होगा, सरप्लस ऑफ और डेफिसिट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट एक्वायर्ड। अब ज्यादा जो नेट एसेट एक्वायर्ड की है वो ज्यादा की है, ठीक है, नेट एसेट जो एक्वायर किए हैं वो ज्यादा किए, लेकिन परचेज कंसिडरेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं। ट्रांसफरी कंपनी ने क्या करा है, एसेट ज्यादा एक्वायर किए लेकिन वो परचेज कंसिडरेशन कम पे करिए। तो अगर वो उसने ज्यादा उसको बेनिफिट हुआ तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, गुडविल होता है। ये क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ऑन द अदर एंड जो नेट एसेट है वो कम है, नेट एसेट जो उसको मिली है वो कम है, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन है कंपनी क्या कर रही है, ज्यादा पे कर रही है। तो वो जो ज्यादा होगा उसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कंपनी ने मतलब कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम पे किया, उसको एसेट ज्यादा मिली है तो गुडविल है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन अगर वो ज्यादा पे कर रही है कंपनी, नेट एसेट इतनी नहीं है, तो वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट होगा। लेकिन मर्जर के केस के अंदर क्या होगा, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सारी की सारी जनरल रिजर्व के थ्रू की जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मर्जर के केस के अंदर आप लोगों के पास में जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो किससे के थ्रू की जाती है, जनरल रिजर्व के थ्रू की जाती है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप लोगों के पास में कब राइज होता है, इन दी केस ऑफ परचेज के केस में राइज होता है। जब ज्यादा अमाउंट दे दी तो गुडविल, कम दी तो कैपिटल रिजर्व।
अंडर द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट करती है एसेट और लायबिलिटीज को ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एट द बुक वैल्यू के ऊपर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो वेंडर कंपनी होती है वो ट्रांसफर करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी आप लोगों के पास में करेक्ट है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास में, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है और फाइनेंशियल लीवरेज है वो कितना, ऑपरेटिंग लीवरेज 3 का है और फाइनेंशियल लीवरेज कितने का है, 2 का है। इफ द सेल इंक्रीज बाय 6% देन द अर्निंग बिफोर टैक्स विल राइज बाय, तो एक क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज की जो डिग्री होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, सेल में चेंज होने की वजह से, सेल में चेंज होने की वजह से EBIT अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। वाइल फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज बताता है EBIT में चेंजेस होने की वजह से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज होने की वजह से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये कौन बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ये कितने की दी हुई है, 3 की दी हुई है। जो सेल है वो कितने की चेंज हुई है, 6% की चेंज हुई है, तो EBIT के अंदर चेंजेस आएंगे वो कितने आएंगे, 18% के आएंगे, 6 3 18, तो ये 18% आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, ये बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन।